तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। दो तरह के सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट हो भी सकता है और सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। अभी और देख लेते हैं। यहां पे लिखे आप, वॉइस के दो टाइप्स होते हैं। ये वॉइस हो गया अपना, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लिख लो आप भले साथ साथ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने लिख दिया वर्तमान में कार्य की समाप्ति का वर्णन, यानी प्रेजेंट में कोई कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है। वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट। किसी कार्य की समाप्ति का वर्णन। कोई भी कार्य वर्तमान में एकम्प्लिस्ड हो चुका है, ठीक है, एकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी टास्क एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में कोई भी काम पूरा हो चुका है तो कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी हमें इंग्लिश दो तरह से देखने को मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगा हमें, हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये इंग्लिश तभी संभव है जब आपके पास क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है और हम इंग्लिश बना रहे हैं तो इसको टेंस कहते हैं। टेंस को ही क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉइस। और यदि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है और मैं क्या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये क्या कहलाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पैसिव वॉइस। यानी आप ये समझ सकते हो लैंग्वेज के अंदर कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चीफली लेज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, while in a passive voice chiefly lays focus on an object। तो यहां पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो अपना एक्टिव वॉइस हो गया और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। जहां भी थर्ड फॉर्म आती है वहां पैसिव वॉइस बीन में बनता है, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो हैज हैव के बाद हमने बीन लिख दिया और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर जो है आपका ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बना दिया तो ये पैसिव हो गया, यानी जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, ये डोरमेंट, निष्क्रिय। लिख ले आप एक। और जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको दोनों टाइप्स पढ़ाऊंगा, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेज भी और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज। लिख लिया सभी ने, लिख लो। और वर्तमान में नहीं बोलना है अपन को, इंग्लिश में क्या बोलना है, एट प्रेजेंट। लिख लिया सभी ने, अब ध्यान देंगे आप। मैंने अभी एक नॉर्मल सेंटेंस लिख दिया कि राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। भाई वहां तो प्रेजेंट सिंपल था, ता है ती है, उसका पैसिव वॉइस किस में बनता है, इज आर एम में। यहां काम पूरा हो चुका है। मैंने क्या कहा कि भाई राकेश ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है, काम पूरा हो चुका है। अब चोरी करना है, मेन वर्ब हो गई ये। अब चोरी करने वाला कौन है, तो सब्जेक्ट दे रखा है। और जब सब्जेक्ट दे रखा है तो हम इंग्लिश किस में बना लेंगे, एक्टिव वॉइस में, नहीं टेंस में। तो इंग्लिश में सबसे पहला स्थान किसका होता है, सब्जेक्ट का। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो फिर स्थान किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का। तो चूंकि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आती है कौन सी, हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो मैंने राकेश के साथ क्या लिख दिया, हैज। अब स्टील मीन्स क्या होता है, चोरी करना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, स्टॉल, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन। तो राकेश हैज स्टोलन, राकेश ने चोरी कर लिया है। माई क्या हो गया, पजेजिव एडजेक्टिव, माई पर्स, मेरा पर्स। हम किस में गए इंग्लिश को लेकर के, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको पहले बोला है कि जो पैसिव वॉइस होता है, यानी वॉइस होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं, इफ यू हैव टू ऑप्शंस, तो आप एक्टिव वॉइस में भी इंग्लिश बना सकते हैं और आप पैसिव में भी, क्योंकि नियम अर्थ तो रियल मीनिंग है, वो तो चेंज होगा ही नहीं आपका। तो आप यूं भी कह सकते हो कि मेरा पर्स राकेश के द्वारा चोरी कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। तो मैंने क्या कहा, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय राकेश। तो हमने इंग्लिश किस में बना दी, पैसिव वॉइस। लिख ले आप, अब देखो यहां तो सब्जेक्ट काम कर रहा था, राकेश क्या कर रहा था, सब्जेक्ट काम कर, यहां मैं यूं थोड़ी कर रहा हूं मेरे पर्स ने चोरी कर लिया है, होने को तो ये नाउन फ्रेज ही है, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन यहां जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो कभी भी काम नहीं करता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा काम करता है। इसलिए तो इनको मतलब क्लासिफाइड किया गया है किसके रूप में, एक्टिव वॉइस के रूप में और पैसिव वॉइस। लिख लो जल्दी से, आप सभी ने लिख लिया। मैंने कहा कोई भी वर्ड जो आपको मिलता है, एक्वेंटेड करते हो, उसकी मीनिंग लिख लिया करो। पैसिव मीन्स क्या होता है, निष्क्रिय। डोरमेंट क्या होता है, निष्क्रिय। इनएक्टिव, निष्क्रिय, ठीक है। लिस्टलेस, लिस्टलेस भी उसे बोलते हैं जो क्या है, बिल्कुल निष्क्रिय। इनएक्शन, क्या, इनएक्शन। लर्किंग, आई एम नॉट लर्किंग लाइक यू। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय। पैसिव हो गया, डोरमेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया, लिस्टलेस हो गया, इनएक्शन हो गया, लर्किंग हो गया। जो सुस्त टाइप का होता है, वैसे तो वर्ड और भी होते हैं, जैसे सुस्त टाइप का होता है उसको हम आइडल भी बोलते हैं, आईडीएलई, ठीक है। लेजी भी बोलते हैं, ठीक है। लेथार्जिक, लेथार्जिक, आलसी। इंडोलेंट, तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट इंडोलेंट लाइक यू, डोंट बी सो लेथार्जिक, इतने आलसी मत बनिए। ऑलवेज रिमेन एक्टिव, हमेशा सक्रिय रहिए। तो आइडल होता है, लेजी होता है, लेथार्जिक होता है, इंडोलेंट होता है, स्लैगिश होता है, और भी सारे वर्ड है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डोरमेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, लिस्टलेस हो जाता है, इनएक्शन और लर्किंग, ठीक है। ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। लिख लिया आपने यहाँ पर सभी ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कहा राकेश ने चोरी कर लिया है। राकेश ने चोरी कर लिया है, काम यहां पे पूरा हो रहा है। चोरी करने वाला कौन हुआ, राकेश। लेकिन मैंने इंग्लिश तो बना दी राकेश, राकेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज
और स्टील स्टॉल स्टोलन, तो राकेश हैज स्टोलन, तो ये क्या हो गया आपने, एक्टिव वॉइस हो गया, राकेश ने चोरी कर लिया है, तो राकेश हैज स्टोलन। अब आप इसकी अंग्रेजी किस में नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, क्या है, मैंडेटरी, कंपलसरी, इंडिस्पेंसेबल, अर्जेंट, इंपेरेटिव, रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेटरी, वेरी नेसेसरी, ठीक है, अर्जेंट, अंग्रेजी में आपको वर्ड्स याद करने हैं। अब मैंने कहा कि भाई मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम पूरा हो चुका है। बनी बनाई इंग्लिश आएगी, हमें केवल कंपटीशन में इंग्लिश को ग्रेस्प अंडरस्टैंड करना सीखना है, ठीक है। अब मैंने कहा मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, बिल्कुल सही है। कौन सा टेंस है, पहले टेंस को रिकॉग्नाइज करिए, आप बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम पूरा हो चुका है, लेकिन यहां काम करने वाला तो दे ही नहीं रखा भाई, चोरी करने वाला कौन है, आप लोग क्या है कि आपको मतलब एक्चुअल में आपको सेंस नहीं होता है एक्टिव वॉइस का ना पैसिव वॉइस का, और हम जनरली क्या करते हैं, विशेषकर अपने राजस्थान में लोग गलत इंग्लिश यूज करते हैं, ऐसे लिख देते हैं माई पर्स हैज स्टोलन। अब वो ये नहीं देख रहा कि मैंने इंग्लिश क्या बनाई है, आपने तो ये इंग्लिश बना दी कि मेरे पर्स ने चोरी कर लिया है, इसका अर्थ बदल गया है। आप ये नहीं देख रहे कि मैं इंग्लिश क्या बना रहा हूं, मेरे पर्स ने चोरी कर लिया है। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो अंग्रेजी एक्टिव वॉइस में कैसे बना दोगे, इसलिए आपको यहाँ ये मेरा जो पर्स है ऑब्जेक्ट है, अभी इसको डिटेक्ट करना सिखाऊंगा, इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, और जैसे हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्यों कहा जाता है, सब्जेक्ट तो आपने बना दिया लेकिन ये क्या काम नहीं करेगा, तो अब मैं क्या कहूंगा, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया है, लिख ले आप। तो हमने इंग्लिश किस में बना दी है, पैसिव वॉइस में। तो अभी लिखवाऊंगा मैं आगे चल के भी, तो हमें इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग दो तरह से करना है, जहां भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे वहां सब्जेक्ट हमें दो ही फॉर्म्स में देखने को मिलेगा, तो एक्टिव फॉर्म में और या पैसिव फॉर्म में। लिख लो आप, लिख लिया, चलो अब मैंने एक नेक्स्ट सेंटेंस दिया, थर्ड नंबर जो भी है, और देखते हैं। लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है, ठीक। दूसरा सेंटेंस, अत्यधिक शोर शराबे के कारण, अत्यधिक शोर शराबे के कारण लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है,
टाल दिया गया है। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस हैं। कैसे? मैं आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि मजबूरी है, डायरेक्ट मैं आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकता, क्योंकि जिस सराउंडिंग से हम, जिस एनवायरनमेंट से हम संबंध रखते हैं वहाँ टोटली हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन एज अ मदर टंग। मैंने कहा लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी गई है, काम पूरा हो चुका है, हत्या हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सीधी सी बात है, जहां है अंत में आएगा तो ऑब्वियस है क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में भी ये क्या है? परफेक्ट है। 4 पार्टी तो होते हैं एक टेंस के। अब काम पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, तो एक्टिव वॉइस में बन सकती है या नहीं बन सकती है, सबसे पहले मुझे ये देखना है। काम हुआ है हत्या करना, कोई दिया नहीं है, करना नहीं है, हत्या करना मेन वर्ब हो गई। हत्या करने वाला कौन है? कोई नहीं। तो अंग्रेजी कभी भी, और वहां तो बन के आएगी। मेरा मकसद ये है कि आप जब भी इंग्लिश पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, कोई पैसेज पढ़े, ठीक है, तो आप समझ जाए कि एक्चुअल में इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि लैंग्वेज को रटा नहीं जाता, लैंग्वेज समझी जाती है। अब यहां पर जो 4 भारतीय ऑब्जेक्ट है, अभी मैं ये भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आपको कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। अभी तो हम सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किए, क्योंकि अभी मैं बेसिक एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। एक क्लॉज में क्या होता है, जिस एस क्या होता है, बी क्या होता है, ओ सी ए जो भी। तो मैंने यहां लिख दिया 4। अब 4 लिखूंगा तो नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। 4 इंडियंस, 4 भारतीय। कितने भारतीय? 4। ये 4 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंडियंस क्या है? नाउन है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया सब्जेक्ट का? MH। क्या हो गया? MH। अब इंडियंस लिखूंगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो 4 इंडियंस हैव बीन मर्डर्ड। 4 भारतीयों की हत्या कर दी गई है। तो ऐसे अगर आपको लिखा है हैज बीन, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। यदि आपको ERM के बाद थर्ड फॉर्म मिलती है तो तुरंत समझ जाइए कि लैंग्वेज किस में चल रही है? पैसिव वॉइस में। तो 4 इंडियंस हैव बीन मर्डर्ड इन लंदन, तो लैंग्वेज किस में बन गई? पैसिव वॉइस में। अब मैंने कहा अत्यधिक शोर शराबे के कारण, अत्यधिक शोर शराबे के कारण लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। टालने वाला कौन? जल्दी बताओ, टालने वाला कौन? देख लो अच्छे से। नहीं है तो ठीक है। यहां पर लोकसभा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा लोकसभा हैज बीन लोकसभा हैज बीन अजर्न्ड, लोकसभा को टाल दिया गया है। साइंड आई, देखो इंग्लिश और हिंदी में कितना अंतर होता है। अनिश्चित काल के लिए, पूरी इंग्लिश आ गई इसमें। साइंड आई एक लैटिन फ्रेज होता है। हिंदी वाला कंफ्यूज इसलिए हो जाएगा, वो कहेगा कि गुरुजी फॉर के लिए कि इंग्लिश तो बना ही नहीं। अगर आपने आप फॉर लिख दिया, फॉर साइंड आई, तो आप गलत हो जाएंगे, यू विल बी मिस्टेकन। तो लोकसभा हैज बीन, ठीक है, अजर्न्ड, साइंड आई, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, और रकस मीन्स क्या होता है? शोर शराबा, अपरोर, आउट क्राई। ये लो अंग्रेजी बन गई, लिख लें आप। तो लोकसभा हैज बीन एडजर्न्ड साइंड आई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रकस, अत्यधिक शोर शराबे के कारण। ऐसे लिखी लिखाई आएगी, आप तुरंत समझ जाइए कि लैंग्वेज किस में चल रही है? पैसिव वॉइस में। लिख लो आप।
लिख लिया यहां तक? देखो मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वोकेबलरी जब तक हमको नहीं आएगी हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो कॉल ऑफ, फ्रेजल वर्ब होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुट ऑफ, स्थगित करना, और इसके लिए हम बोलते हैं कैंसल। ये तो होता है रद्द करने के सेंस में। किसके सेंस में? कि आपने कोई चीज को बिल्कुल रद्द कर दिया है, तो आप कौन सी वर्ड, फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? कॉल ऑफ, पुट ऑफ, कैंसल, ठीक है। लेकिन आपने कोई चीज को 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिनों के लिए टाल दिया। टालना अलग चीज होती है भाई, आपने क्या है 5 घंटे के लिए टाल दिया, हड़ताल को 3 दिन के लिए टाल दिया, तो वहां हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं डिफर, DEFER। डिफर मीन्स क्या होता है? टालना। अब आप डिफर कर रहे हो कोई को, तो पोस्टपोन हो गया, वो तो रद्द करने के सेंस में। डिफर मीन्स टालना, पोस्टपोन, ठीक है, वो मतलब टालना एक तरह से। अब आप टाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो, तो डिले भी क्या हो गया? टालना, ठीक है। स्थगित कर रहे हो आप, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट। और यदि हम किसी चीज को स्थगित कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अजर्न। यहाँ डी क्या है? साइलेंट होता है, अपन एडजर्न, एडजर्न बोलते हैं, सही प्रोनाउंस होता है अजर्न, ठीक है। यहां पर डी क्या होता है? साइलेंट, अजर्न। इन सब का मतलब क्या होता है? टालना, डिफर, पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रास्टिनेट, अजर्न। अब क्या है, देखो वैसे तो आपस में सिमिलर वर्ड है, डिफर भी, पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रास्टिनेट, अजर्न। लेकिन अगर कोई मीटिंग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अगर ये रद्द होती है, स्थगित की जाती है, सॉरी, क्या की जाती है, तो इनके लिए अपन को बेस्ट वर्ड कौन सा यूज करना है? अजर्न शब्द का यूज करना है। पहले आप ये नोट डाउन कर लें। क्या करेंगे? ये वर्ड हो गया, ठीक है, तो एक नोट डाल लेंगे आप। यदि कोई मीटिंग, यदि कोई मीटिंग राज्यसभा, लोकसभा, काउंसिल, असेंबली, को टाला जाता है, को टाला जाता है, ठीक है। यदि कोई भी मीटिंग राज्यसभा, लोकसभा, काउंसिल, असेंबली, ठीक है, कोई की कोर्ट की वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, को टाला जाता है, तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड के रूप में, तो हमें लिख लिया क्या तक? तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड के रूप में
मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड के रूप में अजर्न वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अजर्न वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। डिफर्ड भी यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, एप्रोप्रिएट वर्ड पूछे यहां पर, तो ये वर्ड सबसे बेस्ट वर्ड है। कौन सा? अजर्न। ठीक है। अब आपकी एक ड्यूटी और बनती है कि अनिश्चित काल के लिए, तो इंग्लिश में आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, लर्न बाय हार्ट, साइंड आई। और नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? साइंड आई, अनिश्चित काल के लिए। देखो, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता था, कैसे लिखा आता था, ध्यान दें आप, और पढ़ता रहता हूं। द हियरिंग सुनवाई इन केस ऑफ के मामले में, द हियरिंग इन केस ऑफ अयोध्या टेम्पल, अयोध्या मंदिर के मामले में सुनवाई हैज बीन डिफर्ड। तो मुझे लैंग्वेज मिलती थी ये न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से लिखी हुई। तो मेरा मकसद है आपको इंग्लिश समझना सिखाना, ठीक है? वहां में कोई हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी होगी। द हियरिंग इन केस ऑफ अयोध्या टेम्पल, अयोध्या मंदिर मामले में सुनवाई को डिफर्ड, टाल दिया गया है, टिल तक 2019 तक। तो लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। एक बात और, मैं लैंग्वेज को तभी समझ पाऊंगा जब मुझे डिफर का अर्थ आएगा। डिफर मीन्स क्या होता है? टालना। सीजीएल में पूछा गया है, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप। डिफर दिया हुआ है, डिले आंसर लिखना है, ठीक है? तो ये भी लैंग्वेज किस में हो गई? पैसिव वॉइस में। क्या लिखा है हमने कि द हियरिंग इन केस ऑफ अयोध्या टेम्पल, अयोध्या मामले में जो सुनवाई है उसको डिफर्ड कर दिया गया है, टाल दिया गया है। कब तक के लिए टाला गया है? 2019 तक के लिए, ठीक है? अब आप देखेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो आप भले ही इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अजर्न साइंड आई, अजर्न साइंड आई, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अर्थ लिख लो, अनिश्चित काल के लिए टालना, अनिश्चित काल के लिए टालना। अनिश्चित काल के लिए टालना। अनिश्चित काल के लिए टालना, विलंब करना, देरी करना। एक आपके पास फ्रेज आ गए थे, क्योंकि बेसिक का मतलब है कि आपको मुझे लिखना, पढ़ना, समझना, पूरी वोकेबलरी, जनरल जो वर्ड्स हैं, ये सब कुछ सिखाना, ठीक है? अब क्या होता है, एक फ्रेज होता है के कारण, के कारण। तो हमने लिख दिया बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। के कारण के लिए हम लिख सकते हैं बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड टू। और इसी को हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ। ये के कारण के सेंस में हम यूज कर सकते हैं इन वर्ड को, एज अ रिजल्ट ऑफ।
अभी आप नोट कर ले इनको, बाय डेंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। देखो वैसे तो एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, के परिणाम स्वरूप, लेकिन हम इस सेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बात करेंगे हम। तो देखिए आपके पास बिकॉज ऑफ है, आपके पास ड्यू टू है, ओविंग टू है, ऑन अकाउंट ऑफ है, बाय डेंट ऑफ है, बाय वर्च्यू ऑफ है, एट। ये एक फ्रेज होता है कि आज मेरा बिजनेस अगर बर्बाद हुआ है तो देन इट इज एट्रीब्यूटेड टू यू, तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वैसे एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, अच्छे बुरे का। मैंने कहा दिस अवार्ड एट्रीब्यूट्स टू अनुपम खेर, इस अवार्ड का श्रेय अनुपम खेर को जाता है। और इस एट्रीब्यूट से हम एक एडजेक्टिव बनाते हैं, एट्रीब्यूटेड टू, के कारण। तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स का मैंने यूज बताया। क्या क्या? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एट्रीब्यूटेड टू, एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, देखिए मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि वी हैव कॉल्ड ऑफ, वी हैव कॉल्ड ऑफ दिस मैच, हमने इस मैच को स्थगित कर दिया है। लैंग्वेज किस में है? एक्टिव वॉइस में। हैव और लिख लो आप, ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं। वी, हमने, हैव कॉल्ड ऑफ, हमने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। नहीं, स्थगित नहीं आता इसमें। कॉल्ड ऑफ का मतलब तो आपने कैंसल्ड कर दिया। तो वी हैव कॉल्ड ऑफ दिस मैच, हमने इस मैच को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, कैंसल्ड कर दिया है। अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ। और मैं यूं भी कह सकता हूं बिकॉज ऑफ, के कारण। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत। एडवर्स वेदर कंडीशंस, विपरीत मौसम स्थितियों के चलते, विपरीत मौसम स्थितियों के चलते हमने इस मैच को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। तो हम एज अ रिजल्ट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि इफ माई बिजनेस, इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप, यदि मेरा व्यापार तबाह हुआ है, वैली अप। गो वैली अप का मतलब होता है, काफी अर्थ निकलते हैं। इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप, यदि मेरा व्यापार क्या हुआ है? तबाह हुआ है। ठीक है, देन इट इज एट्रीब्यूटेड टू कोरोना वायरस। तो ये किसकी वजह से हुआ है? कोरोना वायरस की वजह से। तो हम एट्रीब्यूटेड टू शब्द का यूज भी कर सकते हैं। इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप देन इट इज एट्रीब्यूटेड टू कोरोना वायरस। तो आपके पास वर्ड है बाय डेंट ऑफ, पॉवर्टी, गरीबी के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। और लैंग्वेज सीखने का मतलब यही होता है। And if you don't expand your vocabulary, then it connotes, then it implies that you are not learning English. यदि आप अपनी vocabulary नहीं बढ़ाते हो तो फिर इसका मतलब आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, आप अपना केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि भाषा की कल्पना करना बिना vocabulary के, अगर कोई व्यक्ति लैंग्वेज सीखने की कल्पना कर रहा है तो उसका एक फ्यूटाइल रिसर्च है। तो ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद यही है बेसिक पढ़ाने का, कि आपको इसमें अपनी काफ़ी हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि अभी आप विरासत के रूप में 50 वर्ड भी ढंग से नहीं लेके आते। बताओ,
अंग्रेजी सीखने को लेके ये पोजीशन है। तो हमें इंग्लिश सीखनी है तो भैया जो मैं वर्ड्स दे रहा हूँ आप अपनी रुचि इवॉल्व करिए। तो इफ़ माई बिजनेस हैज़ गॉन बैली अप, यदि मेरा व्यापार तबाह हुआ है तो ये सब कुछ कोरोना वायरस की वजह से है। वी हैव कॉल्ड ऑफ दिस मैच एज अ रिजल्ट ऑफ, हमने के परिणाम स्वरूप विपरीत मौसम स्थितियाँ की वजह से हमने इस मैच को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये वर्ड नोट कर लेंगे आप। वर्ड बताए थे मैंने टालने के लिए, डिफर याद करेंगे, डिले, पोस्टपोन, प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है, यहाँ आ जाइए। दूसरा वर्ड था अपने पास, यहां ध्यान देंगे, एक्सेसिव। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सेस, ठीक है, इसमें पढ़ाता हूं मैं आपको होमोनिम्स में भी। और एक एक्सेस की स्पेलिंग ये होती है EXCESS। ये नहीं आपने इन दोनों वर्ड्स को एक मान लिया। एक्सेस होता है आपकी पहुंच, और एक्सेस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू। कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू। और इसी से एक वर्ड बना है एक्सेसिबल। पहले यहां ध्यान देंगे अपन। चलो, एक्सेस मीन्स क्या होता है, पहुंच। पहुंच को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, भाई आपकी पहुंच है तो अप्रोच, क्या, अप्रोच। और यदि आपकी पहुंच है तो आप उसके नजदीक पहुंच सकते हो, तो अप्रोच का मतलब क्या होता है, कम नियर, नजदीक लाना या नजदीक आना। और रीच, रीच मीन्स भी क्या होता है, पहुंच। जिस दिन आप अपना नजरिया बदल दोगे अंग्रेजी सीखने के प्रति तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यूं बोला करो ना, डू यू हैव, क्या तुम रखते हो, डू यू हैव, क्या तुम रखते हो, एनी। और वैसे भी जब वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो तो डिटरमाइनर के रूप में किसका यूज करना चाहिए, एनी का। डू यू हैव एनी, क्या तुम रखते हो, एक्सेस, क्या तुम कोई पहुंच रखते हो, टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो। अब आप एक तो हिंदी में बोले कि क्या तुम प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच रखते हो, लेकिन इंग्लिश में तो एक्सेस लिखा आएगा ना। डू यू हैव एनी एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। वोकेबलरी जरूर याद किया करो, आप नोट किया करो, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। और वोकेबलरी नहीं आएगी तो फिर मैं इंग्लिश कैसे सिखा पाऊंगा आपको। हिंदी में तो टाल दिया आ गया, लेकिन मैं तो अंग्रेजी में तो डिफर्ड लिखवाऊंगा ना। हिंदी में तो आप प्रतिकूल पढ़ोगे, लेकिन इंग्लिश में तो मैं एडवर्स पढ़ाऊंगा ना। तो इवेंचुअली हमें, देखिए हम हिंदी की मदद ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ माहौल अच्छा नहीं है इंग्लिश सीखने के प्रति। ठीक है, बाकी का इवेंचुअली हमें, इवेंचुअली वी आर टू लर्न इंग्लिश। और पेपर पूरा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टोटली पेपर किस में आएगा, इंग्लिश में। अभी वीडियो के पटवारी के पेपर में आ गया था, एक्सेस पे सिनोनिम्स पूछ लिया था राजस्थान के अंदर ही, तो मैंने झट से आंसर दे दिया, रीच, पहुंच, अप्रोच। और ये एक्सेस होता है सरप्लस, अधिकता, ज्यादा, मोर देन इनफ, इनफ से जो ज्यादा, ठीक है, ये एक्सेस होता है। अब हम क्या है कि रूट वर्ड से वर्ड बनाना नहीं सीखते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रूट वर्ड से वोकेबलरी को पढ़ना चाहिए। अब हमने एक वर्ड बना दिया एक्सेसिबल, ACCESSIBLE। एक्सेसिबल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू। और वन वर्ड का वन वर्ड बन जाता है इस पे कि जिस तक पहुंचा जा सके। वन वर्ड और पूछ लेता है आपके सब्स्टिट्यूशन में कि दैट विच कैन बी रीच्ड, दैट विच कैन बी रीच्ड,
एक वोकेबलरी की भी आपको अलग से रजिस्टर बनाना है, ठीक है। डेली वोकेबलरी को बार बार घर पे लिख करके पढ़ो। दैट विच कैन बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके, जिस तक हमारी क्या हो, पहुंच हो, जहां तक हम पहुंच सकते हो, तो उसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एक्सेसिबल। ACCESSIBLE। 4 ऑप्शन आएंगे, तुरंत आंसर दे देना आप। क्या आंसर हो जाएगा, एक्सेसिबल। CGL में काफी बार पूछ लिया है 1 वर्ड में। और मैंने कहा कि एक दूसरा वर्ड भी बना लेते हैं हम, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल, इसके बाद भी प्रपोजिशन पूछा जाए तो कौन सा आएगा, टू। और अर्थ होता है इसका कि दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके या जिसको अप्रोच्ड नहीं किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, बोलिए जल्दी से, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल। तो हमें प्रपोजिशन में फायदा मिलेगा, ठीक है। दैट विच कैन बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा जा सके, एक्सेसिबल। और दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल, ठीक है। both accessible and inaccessible always take 2 preposition after them, and if they are substituted by any other preposition, it results in grammatical mistake, it results in syllogism। तो आपको प्रपोजिशन में फायदा उठाना है, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल के बाद आपको हमेशा 2 प्रपोजिशन का यूज करना है। और 1 वर्ड में फायदा उठाइए। स्पेलिंग मिस्टेक में ये आता है बहुत बार, तो आप याद कर लो स्पेलिंग, ACCESSIBL, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। अब सर्प एक्सेस से ही हमने बना दिया एक्सेसिव। ये काफी अच्छा वर्ड है, अत्यधिक के लिए यूज होता है। किसके लिए, अत्यधिक। मैंने कहा ना, अत्यधिक शोर शराबे के कारण। तो एक्सेसिव को हम बोलते हैं इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, लिख लो आप एक बार, मोबाइल आ गया। एक्सेस से एक्सेसिव, एक्सेसिव को इनऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको एग्जॉर्बिटेंट बोलते हैं, एग्जॉर्बिटेंट, अत्यधिक। और एक हम यूज करते हैं एक्सट्रीमली पुअर, बेहद गरीब, एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीमली का मतलब भी क्या होता है,
एक्सट्रीमली, इसका यूज हम करते हैं जैसे बेहद सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बेहद अमीर, एक्सट्रीमली रिच। ठीक है, तो ये दो वर्ड अलग अलग हैं। एक्सेस पहुंच होती है, एक्सेस क्या होता है, सरप्लस, एक्सेसिव, एक्सेस से हमने क्या बना दिया, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, एग्जॉर्बिटेंट, एक्सट्रीमली। इन सब का मतलब क्या होता है, बेहद। वोकेबलरी का विशेष ध्यान रखिए आपने, लैंग्वेज का मतलब ये होता है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप डीएसएस भी दो, केबीएस दो, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी, यूपी, बिहार, कहीं का भी बोर्ड हो, क्योंकि इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सेसिबल हो गया, ये हो गया अपने वर्ड, तो मैंने कहा था ना वहां पर। अब देखिए कल को आपके सिनोनिम्स आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि एसएससी एग्जॉर्बिटेंट, सिनोनिम, देखो क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, निम्नांकित प्रश्न में आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, यानी 4 विकल्पों में से एक, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, उस शब्द का चयन करिए जो कि सिमिलर हो टू द वर्ड गिवन, जो शब्द दिया गया है उसका सिनोनिम हो। ठीक है, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, तो अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब, और ऑप्शन तो बैठ नहीं रहे, क्या हो जाएगा, हाई। हाई का मतलब ज्यादा के सेंस में तो यूज कर रहे हैं, तो ये सीजीएल में आया। अब तुरंत क्या कर सकते थे, इसका आंसर दे सकते थे, किसका, एग्जॉर्बिटेंट का। और देखें आप, वही है तो सेम। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अब हमारे पास वर्ड हो जाता है नेक्स्ट, रकस। तो रकस होता है शोर शराबा, अप्रवर, अ नॉइजी एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, नॉइजी एक्टिविटी। और बाकी का कल बताते हैं। बस मेरा ये कहना है कि डोंट ज्वाइन मी इंटरमिटेंटली, एंड इफ यू ज्वाइन मी इंटरमिटेंटली देन देयर इज नो अवेल ऑफ ज्वाइनिंग मी, सो ट्राई टू बी रेगुलर बिकॉज यू आर ऑलरेडी वीक इन इंग्लिश and I don't have any magical stick through which I can immediate amelioration in your performance. You are to await, be awaited till basic is completed. तो मेरा यही कहना है कि आप अगर इंग्लिश सुधारना है तो भैया इरेगुलरली ज्वाइन नहीं करें, डोंट बी ज्वाइन मी इरेगुलरली और इंटरमिटेंटली, यू आर ऑलवेज टू बी रेगुलर एंड यू आर टू एक्सपेंड और इनहांस योर वोकेबलरी डे बाय डे। वोकेबलरी भी आपको अपनी इंप्रूव करनी है, क्योंकि शब्द में एक एक का अर्थ बताता चल रहा हूं, यही सिनोनिम्स होते हैं। एक बहुत ही आप वोकेबलरी को बहुत कम समय में एनरिच कर लोगे। ठीक है, हर वर्ड को याद करिए। एक्सेस के बाद टू आता है, एक्सेसिबल टू होता है, इनएक्सेसिबल टू होता है। इंटरेस्ट होना जरूरी है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है आपको मैं फिजिकली यहां कन्फाइंड कर सकता हूं, फिजिकली रोक सकता हूं, लेकिन मेंटली मैं आपको कन्फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता मेंटली आप कहां चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पढ़ाई पर आपका ध्यान कितना है, कहां आपका मन घूम रहा है। तो इन चीजों के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, वही सीख पाएगा जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी